हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे ब्रिज कोर्स को लेकर के कि भाषा का चुनाव कैसे हो। अंग्रेजी लें, संस्कृत लें, बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न दोस्तों चल रही है। तो बताएंगे कौन सी भाषा ले सकते हैं, कैसे उसका उत्तर देना होगा, किसका हिंदी में देना होगा, किसका उसी भाषा में देना होगा, यानी कि अंग्रेजी का अंग्रेजी में ही देना होगा। साथ ही दोस्तों फॉर्म का स्टेटस में दिखा रहा है कि प्रिंसिपल से वेरीफाई कराएं। ऐसे में प्रिंसिपल से कैसे वेरीफाई कराएं, और क्या बिना सरकार के आदेश के फॉर्म भरें या नहीं भरें, नियुक्ति तिथि कौन सी भरें, कितने नंबर पर पास होना है और क्या क्या चीज़ें करनी है, तो सभी चीज़ें जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हम क्या क्या इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आवेदन के बाद प्रिंसिपल से वेरिफिकेशन कैसे कराएं, किस किस राज्य के लोगों को आदेश का इंतजार करना चाहिए, क्या एनओसी लेनी पड़ेगी, अगर संस्कृत लेते हैं तो उत्तर किस भाषा में देना है, अंग्रेजी बनाम संस्कृत, ऐसे में हम क्या चुनें, अंग्रेजी चुनें या संस्कृत चुनें, नियुक्ति तिथि क्या बने, जो डेट नियुक्ति पत्र पर लिखी है वो वाली भर दें या और क्या भरें, और पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे और एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहली बात है दोस्तों कि प्रिंसिपल से आवेदन को वेरीफाई कैसे कराएं। मान लीजिए आपने आवेदन किया, सक्सेसफुली हो गया, आपने फीस पेमेंट कर दी, सब कुछ हो गया, फीस आपने फॉर्म भी डाउनलोड कर लिया। अब ऐसे में आप जब स्टेटस चेक करेंगे तो वो दिखाएगा कि प्रिंसिपल के यहाँ वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है, यानी जो पहला लेयर है वो प्रिंसिपल से वेरिफिकेशन कराना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कैसे आप चीज़ें चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप फिर से लॉगिन करेंगे तो देखिए एप्लीकेशन स्टेटस मैंने मार्क किया है वेरिफिकेशन पेंडिंग एट स्कूल प्रिंसिपल लेवल, और फिर आप रिसेंट एक्टिविटी में भी देख सकते हैं योर एप्लीकेशन प्रोसेस हैज़ बीन इनिशिएटेड एंड फॉरवर्डेड टू द स्कूल प्रिंसिपल फॉर फर्दर प्रोसीडिंग। अब प्रोसीडिंग जैसा कुछ है नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें प्रिंसिपल को करनी है, उनको केवल वेरीफाई करना है। एक बार वेरीफाइड पे क्लिक कर देंगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा प्रिंसिपल को तो हमारे पता ही नहीं है, अभी हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं पता है कि कैसे वेरीफाई करना है, मुझे क्या करना है। तो निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं जो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही आसानी से आइए जानते हैं कि कैसे आप प्रिंसिपल से वेरीफाई करा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ब्रिज कोर्स की साइट पे आ जाएंगे। जैसे ही आप ब्रिज कोर्स की साइट खोलेंगे आप देख सकते हैं जो मेन्यू का बटन है ना उस पर क्लिक कर देंगे। मेन्यू पे बटन पर क्लिक करते ही लॉगिन कॉर्नर का ऑप्शन आ रहा है, तो लॉगिन कॉर्नर पर क्लिक करेंगे और जो दूसरा लॉगिन ना स्कूल लॉगिन ऊपर है टीचर लॉगिन, वो आपके लिए स्कूल लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप स्कूल लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो स्कूल लॉगिन आपके सामने खुल के आ जाएगा। स्कूल लॉगिन के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं डालनी है, केवल और केवल कुछ चीज़ें, जैसे कि आपको यूडैश कोड डालना होगा और प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर। देखिए दोस्तों प्रिंसिपल का ही मोबाइल नंबर डालना होगा और वो नंबर लिंक होना चाहिए। अगर वो नंबर लिंक नहीं होगा तो आपको समस्या आएगी, आप अपने बीआरसी से उसको लिंक करा लीजिएगा प्रिंसिपल का नंबर। और प्रिंसिपल का नंबर डालने के बाद आपको कैप्चा कोड, देखिए कैप्चा कोड में कई बार एक दिक्कत आ रही है कि एक बार में कैप्चा कोड नहीं ले रहा है। ऐसे में कैप्चा कोड आप चेंज करने का जो बगल में ऑप्शन है जो दो तीर बनी है उस पर क्लिक कर देंगे और वो तीर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नया कैप्चा आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो आप नया कैप्चा फिलअप कर देंगे। एक बार ये करना पड़ता है, किसी किसी का एक बार में भी हो जाएगा, हो सकता है किसी किसी का ना हो, तो आप कैप्चा रिट्राई फिर से कर लेंगे तो नया कैप्चा आपको मिल जाएगा। कैप्चा भरने के बाद आपके मोबाइल पर एक प्रिंसिपल के मोबाइल पर एक OTP आ जाएगी, वो OTP आप वहाँ पर देख के भर लेंगे। OTP भरने के बाद फिर से एक वेरीफाई कोड आएगा और वेरीफाई कोड आप जैसे ही डालेंगे, वेरीफाई कोड डालने के बाद आप जैसे ही वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके स्कूल का डैशबोर्ड खुल जाएगा प्रिंसिपल के लिए। अब यहाँ पर देखिए अभी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही आप एप्लीकेशंस पर क्लिक करेंगे डैशबोर्ड पर जाके तो अभी देखिए नो रिजल्ट फाउंड, पर यदि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है तो वो प्रिंसिपल के सामने यहाँ दिख जाएगा और वो वहाँ पर क्लिक करके बस वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। उनको और कुछ नहीं करना है, केवल वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। ये देखिए मैं सर्च करके देखा, अभी जहाँ से मैं जिनके आईडी पर मैं यूज़ कर रहा हूँ उनके अभी कोई फॉर्म पेंडिंग नहीं है, तो सब 0-0 है। और यदि आपने फॉर्म सबमिट किया होगा तो ज़रूर वहाँ दिखाएगा और केवल एक ही ऑप्शन आएगा अप्रूव एंड फॉरवर्डेड, तो बस वो अप्रूव पर क्लिक कर देंगे तो प्रिंसिपल का काम खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं क्या अभी फॉर्म भरें या ऑफिशियल आदेश आने का इंतजार करें। जैसे कि उत्तर प्रदेश ने अभी कोई भी आदेश जारी नहीं किया है ब्रिज कोर्स के लिए। 69,000 वाले सेलेक्ट भी हो चुके हैं, नौकरी करते हुए 5 साल हो गए, तो ऐसे में उनको समझ नहीं आ रहा है कि सर हम क्या करें, फॉर्म भरें या न भरें। देखिए लगभग हर स्टेट से फॉर्म भरे जा चुके हैं तो बहुत वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आदेश आए या ना आए। यूपी ने भी NCT को ही कहा था कि आप करा दीजिए और उसी के माध्यम से NIOS ये करा रहा है। देखिए आप ब्रिज कोर्स की साइट पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो एडमिशन रिपोर्ट यानी क्लिक टू व्यू पर क्लिक कर देंगे। वहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड से 59 फॉर्म है, बिहार से 1300 समथिंग,
उत्तर प्रदेश 1030, और उत्तर प्रदेश पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए ये उत्तराखंड स्टेट के हर जिले की रिपोर्ट है। फिर आप उत्तर प्रदेश वाले पर क्लिक करेंगे, जो 1030 फॉर्म आपको दिख रहे हैं, उसमें से पेड है 147, यानी 147 लोगों ने अपनी फ़ीस जमा करके फॉर्म फिलअप कर दिए हैं। तो ऐसे में बहुत दिन तक वेट करना, लास्ट मोमेंट पर फॉर्म भरने जाना, ये ठीक काम नहीं दोस्तों। अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो मैक्सिमम 20 तारीख तक फॉर्म भर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा अभी भर लीजिए, पर 20 तारीख के आसपास फॉर्म अवश्य भर लीजिए। अब देखिए उत्तर प्रदेश के हर स्टेट का भी आप हर डिस्ट्रिक्ट का आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ ज़िलों से कहीं 2, 3, 4 ऐसे करके फॉर्म सबमिट हो चुके हैं। बुलंदशहर से 5, कहीं 1, कहीं 2। तो बहुत ऐसी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अभी ऑफिशियल आदेश आने का इंतज़ार करना है। आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। इसके बाद दोस्तों जो सबसे बड़ी बात आ रही है, सबसे बड़ी समस्या जो लोगों को लग रही है, क्या विभाग से एनओसी लेना है? देखिए एनओसी लेने की मैं बार बार कह चुका हूँ, शुरू से इस बात को कह रहा हूँ, एनओसी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना तो कोई आप रेगुलर कोर्स करने जा रहे हो, जैसे अगर आप कोई प्राइवेट कोर्स करते हो तो भी एनओसी की बहुत ज़रूरत नहीं है। ऐसे में रेगुलर कोर्स तो ये है नहीं, ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यानी ओडीएल माध्यम से कराया जा रहा है। ऐसे में एनओसी की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। तो परेशान ना होइए, आपको विभाग से किसी भी प्रकार की कोई भी एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको बहुत शौक है तो वो अलग बात है, लेकिन एनओसी के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि सर एनओसी ले लें क्या, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात, क्या संस्कृत लें तो उत्तर किस भाषा में देना होगा? अभी बहुत सारे रूमर चल रहे हैं कि सर संस्कृत ले लें तो कुछ प्रश्नों का उत्तर हम हिंदी में दे सकते हैं कि संस्कृत में ही देना होगा। देखिए मोस्टली संस्कृत के, अगर आप संस्कृत पेडागॉजी लेते हैं तो संस्कृत में ही उत्तर देना होगा। शिक्षण शास्त्र से संबंधित कुछ प्रश्नों का उत्तर आप संस्कृत में दे सकते हैं, लेकिन हिंदी में दे सकते हैं, सॉरी। लेकिन यदि आप कुछ प्रश्नों का उत्तर हिंदी में देंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने संस्कृत की जगह अंग्रेजी पेडागॉजी भी चुनी होगी तो उसके उत्तर भी आप हिंदी में दे सकते हैं, क्योंकि दोनों ही भाषाएं हैं। अगर संस्कृत की भाषा का पेपर आप हिंदी में दे सकते हैं तो जाहिर सी बात है अंग्रेजी भाषा की पेडागॉजी का पेपर भी आप हिंदी में दे पाएंगे। लेकिन अभी ये इसको क्लियर नहीं कहा जा सकता जब तक एनआईओएस स्टडी मटेरियल और मॉडल पेपर न डाल दे। तो अभी देखिए क्या आता है, पर फिलहाल उम्मीद नहीं है। उम्मीद है कि आपको उसी भाषा में पेपर देना होगा। तो कुछ लोग कहें सर अंग्रेजी चुने कि संस्कृत चुने। देखिए यदि आप संस्कृत में बहुत अच्छे हैं, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, पर यदि आप संस्कृत में बहुत अच्छे हैं तो संस्कृत का चुनाव कर सकते हैं। अन्यथा मैं अगर सामान्य जानकारी अंग्रेजी की रखता हूँ तो मैं अंग्रेजी ही चुनूंगा, क्योंकि मैं उससे यूज्ड हूँ, मैं उसका बार बार प्रयोग करता रहता हूँ। अब कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि सर अंग्रेजी का जो पेपर है वो इंग्लिश टू इंग्लिश देना होगा, जबकि संस्कृत के पेपर में हिंदी में उत्तर दे सकते हैं। देखिए आप थोड़ा सा अपने विवेक का भी प्रयोग करिए कि क्या ऐसा हो सकता है। ऐसा होना ही असंभव है, क्योंकि दोनों ही पेपर जो है वो भाषा का पेपर है। ऐसे में यदि एक भाषा को उसी भाषा में लिखना है, यानी कि अंग्रेजी को अंग्रेजी में लिखना है, तो संस्कृत को भी संस्कृत में ही लिखना पड़ेगा। यदि संस्कृत को आप हिंदी में लिख सकते हैं तो यकीन मानिए अंग्रेजी को भी हिंदी में लिखा जा सकता है। अर्थात अगर अंग्रेजी को हिंदी में लिख सकते हैं तो संस्कृत को भी हिंदी में लिख सकते हैं, या तो दोनों को लिखेंगे या दोनों को नहीं लिखेंगे। तो इस आधार पर आप न चुनें कि संस्कृत को हिंदी में लिख सकते हैं। दूसरी बात आती है कि मतलब कुछ लोग कह रहे हैं सर सीटेट के एग्ज़ाम में हमने संस्कृत ले लिया था और अब या अंग्रेजी ले लिया था, तो सर अब कौन सी भाषा लें? देखिए सीटेट के एग्ज़ाम में आपने क्या लिया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप फ्री हैं, आपको जो समझ में आए। आपको समझ में आता है कि आप संस्कृत लें तो संस्कृत ले लीजिए, आपको समझ में आए कि सर आप अंग्रेजी लेना चाहते हैं तो आप अंग्रेजी ले लीजिए। ये पूर्णतः आप पर निर्भर करता है। मेरा ये मानना है कि भाषा का चुनाव करते समय आप जिसमें कंफर्टेबल हों, जैसे संस्कृत मेरे लिए बहुत टफ है। कारण ये है कि ऐसा नहीं कि मैं संस्कृत पढ़ नहीं सकता, पर मैं संस्कृत को संस्कृत में लिख नहीं सकता। हिंदी में तो लिख लेते हैं, लेकिन संस्कृत को संस्कृत में लिखना मेरे लिए ज़्यादा टफ है अंग्रेजी की तुलना में। तो इस तरीके से आप भी देख सकते हैं आप कौन सी भाषा लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नियुक्ति तिथि में क्या भरे। देखिए नियुक्ति तिथि में समस्या क्या आ रही है कि जो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला है ना, उस पर एक नियुक्ति तिथि लिखी है, वो कुछ और है। पर नियुक्ति तिथि जो नियुक्ति लेटर है वो आपको कुछ दिन बाद मिला। जैसे मान लीजिएगा यदि मैं 69,000 की लिस्ट में दूसरी लिस्ट में चयनित हुआ हूँ, तो जो आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है उस पर ऊपर जो लिखा है राइट कॉर्नर में वो 4 दिसंबर लिखा हुआ है, 4 दिसंबर 2020। पर जो ये लेटर है ना, ये मुझे 7 दिसंबर 2020 को मिला। ऐसे में मुझे कौन सी डेट भरनी चाहिए, 4 दिसंबर या 7 दिसंबर? तो देखिए इसका सही उत्तर है 7 दिसंबर, जिस दिन आपको नियुक्ति पत्र मिला। ऐसा नहीं कि आपने बीएससी ऑफिस में जिस दिन ज्वाइन किया वो ज्वाइनिंग उसी दिन मान ली जाती है। तो आप 7 दिसंबर 2020 ज्वाइनिंग डेट भरेंगे। ठीक है।
अब कुछ राज्यों में एक नियुक्ति तिथि अलग है और बाद में परमानेंट कर दिया गया अलग ज्वाइनिंग लेटर के थ्रू। तो ऐसे में कौन सी डेट डालेंगे? ऐसा खास करके बिहार और मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुआ है। तो ऐसे मामले में भी आप पहली ज्वाइनिंग लेटर, जो पहला ज्वाइनिंग लेटर आपको मिला था जिस पर आपने मिठाई बांटी थी, सीधे सीधे अगर आप समझो, तो उसी की नियुक्ति तिथि भरनी है। यानी पहला लेटर ही आपका मूल ज्वाइनिंग लेटर है, मूल ज्वाइनिंग लेटर रहेगा वो। अब पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? तो देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल फिजियोलॉजी में 25 नंबर का इंटरनल है और 75 नंबर का पेपर देना है। ऐसे ही करिकुलम एंड पेडागॉजी एंड असेसमेंट में 25 नंबर का इंटरनल है, यानी लगभग सभी में 25-25 नंबर का इंटरनल है 6 पेपर में। और पहले 2 पेपर हैं वो 75-75 नंबर के होंगे, और जो बाकी के 4 पेपर हैं यानी लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स और द वर्ल्ड अराउंड अस, ये 25-25 नंबर के होंगे और स्कूल एक्सपीरियंस 100 नंबर का होगा। ठीक है। अब देखिए, जो पेपर 1 है ना बाल विकास, और पेपर 2 पाठ्यचर्या, शिक्षण शास्त्र और आकलन, इसमें 25 नंबर का असेसमेंट लिखना है, असाइनमेंट लिखना है और 75 नंबर की परीक्षा होगी। पास होने के लिए आपको असाइनमेंट में 50% और लिखित में 40% चाहिए, और दोनों को मिला करके न्यूनतम 50% होना चाहिए पास होने के लिए। और जो ये पेपर है ना दोस्तों, ये 3 घंटे का होगा। अब 15वां जो क्रमांक है आपके पास, जो बुकलेट मिली है, पासिंग क्राइटेरिया शैल बी 50% ऑफ द प्रैक्टिकल एंड 40% ऑफ थ्योरी एग्जाम, कॉमा के बाद है, एंड 50% इन एग्रीगेट, यानी कुल का 50% नंबर आपका होना चाहिए। यानी पहले और दूसरे पेपर में आपको कुल मिलाकर 50 नंबर मिलना चाहिए। और जो तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, यानी 2 भाषा के शिक्षण शास्त्र और 2 अन्य शिक्षण शास्त्र, यानी कि अगर मान लीजिए मैं हिंदी और अंग्रेजी चुनता हूँ तो हिंदी अंग्रेजी, गणित और हमारा परिवेश का शिक्षण शास्त्र, तो इसमें 25 नंबर का प्रैक्टिकल और 25 नंबर की लिखित परीक्षा होगी। तो पहला और दूसरा पेपर 3-3 घंटे का होने वाला था, और ये वाला पेपर केवल 1 घंटे का होगा। इसमें आपको कुल मिला के 25 नंबर पाना है और लिखित परीक्षा में न्यूनतम 10 नंबर पाना है। ऐसे ही स्कूल एक्सपीरियंस, इसमें आपको 40 शिक्षण योजनाएं, रिफ्लेक्टिव जर्नल, पोर्टफोलियो का विकास, ब्लूप्रिंट, आकलन संबंधित 20 दिन तक कार्य विद्यालय पर करना है। और इसकी जो रिपोर्ट होगी ना दोस्तों, ये आपको डाइट पर जमा करनी होगी, जिसके लिए आपको कुल 100 नंबर तय हैं, इसमें से जितना भी आपको मिल जाए, न्यूनतम 50 नंबर मिलना चाहिए। अब 40 शिक्षण योजनाओं में से 10 भाषा 1, 10 भाषा 2, 10 गणित और 10 द वर्ल्ड अराउंड अस, ये कुल 40 शिक्षण योजनाएं आपको बनानी है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।